7 मई 2025 पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर जान लेने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी जब पाकिस्तान की पनाह में अपने अपने बिलों में चैन की नींद सो रहे थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनमें से बहुतों के लिए आखिरी रात साबित होने वाली है। रात के 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिम्बर में लश्कर ताइबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल्स और दर्जनों बम आकर गिरते हैं और रात के अंधेरे में आतंकियों के ये ठिकाने आग का गोला बन जाते हैं। आसमान धुएं के गुबार से भर जाता है और आतंक के ये 9 के 9 ठिकाने चंद मिनटों में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपकर बैठे उन सभी आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। ये उन माओ और बहनों की सूनी मांग का बदला था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनसे उनका सुहाग छीन लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। पहली बार पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी ज्यादा आतंकियों के चीथड़े उड़ गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के 10 परिवार वाले और 4 सहयोगी मारे गए। मरने वालों में एक उसका भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी था, जो IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। ये वार इतना तगड़ा था कि भारत के सैकड़ों मासूम लोगों की बेवजह जान लेने वाला जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी फूट फूट कर कह बैठा, काश मैं भी इस हमले में मर जाता तो अच्छा था। आइए जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई और आतंकियों के ठिकानों के तबाह होने के बाद जब पाकिस्तान ने बौखलाकर भारत की सिविलियंस और मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की, तो कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। Terror struck Pahalgam. 26 tourists were killed. 4 terrorists carried out the attack. Then they vanished into the forest. जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। India has now carried out a high-precision tri-service operation targeting 9 major terrorist facilities across Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack. Pakistani drones hovered in the night sky, ready to wreak havoc. But the Indian Army swooped in swiftly, intercepting nearly 50 drones and assuring citizens that no attack on their motherland would succeed. The Indian Armed Forces targeted the air defense radars. The air defense system at Lahore has since been neutralized. इस सब की शुरुआत तब हुई जब 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ताइबा के ग्रुप TRF से जुड़े 5 से 6 आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी को नर्क बना दिया। लोगों से उनका धर्म पूछा गया और जवाब में हिंदू सुनते ही उन्हें गोली मार दी गई। दरिंदगी की हद तो तब हुई जब आतंकियों ने धर्म की पहचान के लिए पुरुषों से कलमा पढ़वाना शुरू किया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह आतंकियों ने इस कायराना हमले में धर्म के आधार पर 26 निर्दोष पुरुषों की जान ले ली। पाकिस्तान के आतंकवाद का ये कोई पहला उदाहरण नहीं था। पाकिस्तान पिछले 2-3 दशकों में 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक से लेकर पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे दर्जनों बड़े आतंकी हमले भारत में करवा चुका है। 2024 में भी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग और रियासी में हमले किए गए, लेकिन पहलगाम हमले में आतंकियों ने दरिंदगी की हर सीमा को लांघ दिया था। आतंकियों द्वारा धर्म के आधार पर की गई बर्बर हत्याएं भारत की सहने की हद को भी पार कर गई। पूरे देश में आक्रोश था, सभी की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। हर कोई इसका बदला चाहता था। उधर बेशर्म पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना झूठ दोहराने लगा। उसने कभी पहलगाम हमले के अपने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया तो कभी हमले को फॉल्स फ्लैग बताकर भारत पर ही इल्जाम लगाने लगा। भारत सरकार ने भी इस बार पाकिस्तान से सवाल जवाब करने के बजाय उस पर और उसके आतंकवाद पर मजबूत शिकंजा कसने का फैसला किया। सबसे पहले
पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली ऐसे फैसले लिए गए जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की 80% खेती के योग्य जमीन पाकिस्तान में लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। भारत द्वारा इन नदियों का पानी रोकने और बिना कोई अलर्ट दिए सभी नदियों का पानी एक साथ छोड़ने से पाकिस्तान को कभी सूखे तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद करने से लेकर SVES वीजास को रद्द करने तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, मीडिया हाउसेस और गवर्नमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया और OTT से भी सभी पाकिस्तानी मूवीज, शोज, सॉन्ग्स को हटाने का आदेश दिया गया। इंडिया इस बार पाकिस्तान के टेररिज्म पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए इंडिया जहां पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कदम उठा रहा था, तो वही आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर भी हाई लेवल मीटिंग्स जारी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग में शामिल लोगों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की तरफ से 2016 में की गई उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान को इस बार भी भारत की ओर से किसी मिलिट्री स्ट्राइक की आशंका थी। इसलिए वो पहलगाम हमले के बाद से ही LOC पर लगातार फायरिंग करके माहौल गरमाने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद था कि ऐसा करके विदेशी ताकतों का ध्यान खींचा जाए ताकि वो न्यूक्लियर वॉर के खतरे को देखते हुए युद्ध की आशंकाओं को टालने के लिए भारत को कोई कार्रवाई करने से रोक दे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ एक जोरदार ऑपरेशन की प्लानिंग में लगा हुआ था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। मीटिंग में PM मोदी ने देश से आतंक को खत्म करने के लिए सेनाओं को कोई भी एक्शन लेने की खुली छूट दे दी। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों और उनमें बैठे सैकड़ों आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए एक बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च करने का फैसला लिया। इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करने में जुट गई। हर कोई अपनी ओर से बेस्ट देने में जी जान से लगा हुआ था। हर अफसर के सीने में पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को राख करने की आग धधक रही थी। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी खबर किसी भी कीमत पर लीक ना हो सके, इसलिए भारत अपनी तरफ से पूरी गोपनीयता बरत रहा था। बहुत ही कम समय में RNAW और NTRO ने पाकिस्तान और POK में 21 टारगेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन जुटाकर इनके इनपुट्स प्लानिंग टीम को फॉरवर्ड कर दिए। प्लानिंग टीम ने 21 में से 9 हाई वैल्यू टारगेट्स को चुना। यही वो ठिकाने थे जहां से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची गई थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इन 9 हाई वैल्यू टारगेट्स की मॉनिटरिंग की जाने लगी और इन सभी को सर्विलेंस पर डाला गया। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल करके 5 मई तक ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और अप्रूवल के लिए PM मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना कोई समय गवाए आतंकियों के 9 ठिकानों को ढेर करने की मंजूरी दे दी। आतंकियों ने पहलगाम में हिंदू महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा था, इसलिए उन महिलाओं की सूनी मांग का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसके जरिए आतंकियों को उनकी कब्र में भेजा जाने वाला था। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर एक डिटेल को परखा गया और हर खतरे को नापा गया। इस ऑपरेशन के लिए फाइटर जेट्स की एक घातक स्क्वाड्रन तैयार की गई जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI जैसे एडवांस, लॉन्ग रेंज और डेडली फाइटर जेट्स शामिल थे। ये सभी विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में रहकर ही ऑपरेट करने वाले थे। जहां राफेल और मिराज 2000 को फ्रंट पर रहकर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना था, तो वही Su-30 MKI फाइटर्स की तरफ से इन्हें एयर डिफेंस कवर दिया जाना था। ऑपरेशन के लिए स्कैल्प, ब्रह्मोस और हैमर जैसे हाई प्रिसीजन एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल होना था। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इतनी पावरफुल है कि ये 550 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तहस नहस कर देती है। ये 130 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे ये दुश्मन के रेडार से बचकर उनकी नाक के नीचे से उड़ते हुए सीधे टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इसके अलावा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। ये
ये मिसाइल जमीन, समंदर और हवा हर जगह से दागी जा सकती है। इसकी स्पीड साउंड की रफ्तार से भी 3 गुना तेज होती है और ये 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज के साथ अपने टारगेट को बेहद सटीकता से तबाह कर सकती है। वहीं फ्रेंच टेक्नोलॉजी वाला हैमर बम 250 से 1000 किलो तक का पेलोड लेकर बिना जीपीएस सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल होना था। साथ ही कामिकाजे ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। मिशन से पहले ये ड्रोन्स दुश्मन की सीमा में घुसकर रियल टाइम सर्विलेंस कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन टीम को तुरंत एक्यूरेट इनपुट्स मिल सके और ऑपरेशन को बिना किसी चूक के अंजाम दिया जा सके। इंडिया ने ऑपरेशन के लिए जिन 9 हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट्स को चुना था, उनमें से 5 टारगेट्स पीओके में एलओसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे, जबकि 4 टारगेट्स पाकिस्तान के भीतर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर भीतर तक मौजूद थे। भारत ने इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी स्टैंड बाय पर रखा था, ताकि ऑपरेशन के तुरंत बाद जमीनी या समुद्री संघर्ष होने पर तुरंत जवाब दिया जा सके। 6 और 7 मई के बीच की रात राफेल, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट्स मिसाइल्स और बॉम्ब से लैस होकर भारतीय सीमा में ही अपने अपने टारगेट से एक रणनीतिक दूरी पर पोजीशन ले लेते हैं। रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था। पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी भी कुछ दिन पहले भारत के निर्दोष लोगों की जान लेकर चैन की नींद ले रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। रात के 1 बजे के बाद जब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी भारत की तरफ से सबसे पहले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-ताइबा के सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जाता है, जो एलओसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यह वही नापाक ठिकाना था जहां से ट्रेंड होकर आए आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के लोगों की जान ली थी। सर्विलियंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल और बम बरसाने शुरू कर दिए, जिनसे लश्कर के सवाई नाला कैंप की इमारतें पल भर में आग का गोला बन गई। चारों दिशाएं बहुत जोरदार आवाजों से गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। मिसाइल की चपेट में आकर कई आतंकी वही ढेर हो गए और जो बचे वो भी ढहती हुई इमारत के मलबे के नीचे दबकर दफन हो गए। इसके बाद अगला टारगेट पीओके के मुजफ्फराबाद में ही एलओसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का स्टेइंग एरिया था, जहां नए रिक्रूट लड़कों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और फिदायीन हमले करना सिखाया जाता था। तीसरा टारगेट एलओसी से करीब 30 किलोमीटर दूर पीओके के कोतली में लश्कर-ए-ताइबा का गुलपुर कैंप था, जहां से ट्रेंड हुए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पूंछ में तीर्थ यात्रियों से भरी बसों पर हमला करके निर्दोष श्रद्धालुओं की जान ली थी। सर्विलियंस ड्रोन्स और इंटेलिजेंस से इन दोनों ठिकानों की क्लियरेंस मिलने के बाद दोनों टारगेट्स पर धावा बोल दिया गया। गुलपुर कैंप और सैयदना बिलाल कैंप पर मिसाइलों और बमों की बारिश होने लगी। हमले इतने तेज, सटीक और घातक थे कि कई आतंकी नींद में ही मौत के घाट उतर गए और कुछ आतंकी बचकर भागने से पहले ही ढेर हो गए। बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कैंप्स में जमा घातक हथियार और विस्फोटक भी वही भस्म हो गए, जिसकी चपेट में आकर बाकी आतंकी भी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान लगातार एनएसए अजीत डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर जानकारी ले रहे थे। इस बीच भारतीय फाइटर जेट्स का अगला निशाना पीओके के भिंबर में मौजूद लश्कर-ए-ताइबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप था। जहां बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाने, आईईडी बनाने और जंगल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग देता था, तो वही 15 टेररिस्ट की कैपेसिटी वाले अब्बास कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन तैयार किए जाते थे। जैसे ही क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइलें आकाश से बरसने लगी और इन दोनों आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। भयानक धमाकों से पूरी बिल्डिंगें ढह गई, हथियारों के जखीरे उड़ गए और ज्यादातर आतंकी वही मारे गए। जिस वक्त पीओके के इन 5 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसी दौरान भारत के फाइटर जेट्स भारतीय हवाई सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-ताइबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को ढेर करने में लगे हुए थे।
पाकिस्तान में भारत का पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सर्जिकल कैंप था, जहां मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 भारतीय जवानों की हत्या में शामिल आतंकियों को तैयार किया गया था। इसके अलावा सियालकोट के ही अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप था, जहां से पठानकोट एयरबेस अटैक की साजिश रची गई थी। इंडियन एयर स्पेस में मौजूद फाइटर जेट्स ने सियालकोट के इन दोनों आतंकी ठिकानों पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स दाग दिए, जो तय टारगेट पर जाकर ऐसे फटे कि कुछ ही पलों में दोनों कैंप्स मलबे में तब्दील हो गए। वहां की हर ईंट, हर दीवार जो कभी आतंक की पनाहगाह हुआ करती थी, अब राख बन चुकी थी। इन ठिकानों के साथ वो जहरीले इरादे, वो साजिशें और वो सोच भी दफन हो गई जो भारत के खिलाफ जहर उगलती थी। सियालकोट में तबाही मचाने के बाद भारतीय फाइटर जेट्स ने बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके में मौजूद लश्कर-ए-ताइबा के मरकज ताइबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही आतंकी अड्डा था जहां 1990 से आतंक की जड़ें पनप रही थी। यहीं पर 2008 के मुंबई 26/11 हमले के लिए अजमल कसाब और उसके 9 साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी और 26/11 के कॉन्स्पिरेटर डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को भी यही तैयार किया गया था। जब इस ठिकाने के कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशन से जुड़े जवानों के सामने आई तो उनके सीने में सालों से दबी आग धधक उठी। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, बल्कि इंसानियत के खूनियों का आशियाना था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसलिए बिना एक पल गवाए आसमान में गरजती मिसाइलों और बमों ने पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम के रेडार से बचते हुए मरकज ताइबा कैंप पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि वहां की जमीन कांप उठी, आसमान गूंज उठा और कुछ ही पलों में मरकज ताइबा का आतंक का किला ध्वस्त हो गया। भारत पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे 8 आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटा चुका था, लेकिन एक ऐसा अड्डा अभी भी बाकी था जो जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा गढ़ था। यह आतंकी ठिकाना बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह था। ये वही जगह थी जहां जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था और उसने यहीं से अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी थी। इसी अड्डे से 2001 पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आतंक के इस अड्डे पर भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जाता है। कुछ ही मिनटों में जैश के हेडक्वार्टर की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और टॉप कमांडर इस हमले में मारे गए। रात 1:05 पर शुरू हुए इस ऑपरेशन ने केवल 25 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को ढेर कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। जहां इस ऑपरेशन में जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस IC-814 की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, तो वही उसके 2 ब्रदर इन लॉ और जैश के टॉप कमांडर मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी और हफीज मोहम्मद जमील, ये दोनों भी मारे गए। इसके अलावा लश्कर के भी 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी ढेर हो गए। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर से जैश के सरगना मसूद अजहर का इतना बुरा हाल था कि जब इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी मारे गए तो उसे इतनी चोट पहुंची कि उसे ये कहना पड़ा कि काश इस हमले में मैं भी इन लोगों के साथ मारा जाता। खास बात यह थी कि भारत के इस ऑपरेशन से करीब 3 घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत का मजाक उड़ाने के लहजे में अपनी आवाम के लिए एक्स पर एक पोस्ट किया था, स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख करके पाकिस्तान को सच में जगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कुछ घंटे बाद 7 मई की दोपहर भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी थी। ये कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक जवाब था उन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम में पुरुषों को उनका धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा था और उनकी पत्नियों, बहनों, माओं से कहा गया था कि जाकर अपनी सरकार को बता देना कि हमने क्या किया है। उसका जवाब देने के लिए ही कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला कमांडर को साथ खड़ा करके भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की उस कट्टर सोच के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था जो 2 नेशन थ्योरी के चलते हिंदुस्तान में कौमी बंटवारा चाहता है।
कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने लाइव फुटेजेस के साथ बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ किया गया कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को ढेर किया है और इस ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो भारतीय सेनाएं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन के तुरंत बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई समेत कई देशों के अपने काउंटरपार्ट्स को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और साफ कर दिया कि भारत का मकसद तनाव बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत के इस ऑपरेशन को टेरर के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई बताया। सबसे खास बात यह थी कि भारत की ऑपोजिशन पार्टीज ने भी पहली बार ना कोई सबूत मांगा, ना कोई सवाल उठाया। सभी ने सेना की तारीफ की, सरकार को समर्थन दिया और आतंक के खिलाफ भारत की एकता की तस्वीर पेश की। पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दंग थे। वो यही नहीं समझ पाए कि भारत ने इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी सटीकता के साथ पाकिस्तान में घुसकर कैसे अंजाम दिया है। उसके 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त हो चुके थे और उनके मलबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी। पाकिस्तान अब इस हमले को झुठला नहीं सकता था, लेकिन उसने खुद को विक्टिम दिखाने का वही पुराना ड्रामा फिर शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने एक फॉरेन मीडिया चैनल स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया और कहा, पाकिस्तान तो मासूम देश है और यहाँ कोई आतंकी कैंप नहीं है, बल्कि हम खुद आतंकवाद के शिकार है। लेकिन न्यूज एंकर यल्दा हकीम ने उसी इंटरव्यू में उनकी पोल खोल कर रख दी। एंकर ने उन्हें पाकिस्तान के ही नेताओं के पुराने बयान याद दिलाए जब पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और मौजूदा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले मंचों पर स्वीकार किया था कि पाकिस्तान दशकों से आतंकी संगठनों को पालता रहा है। When you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. एंकर ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था। इन सब सच बातों को सुनकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। पाकिस्तान किस हद तक आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक बार फिर दुनिया ने तब देखा जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर ताइबा के आतंकी और पाकिस्तान आर्मी के जवान एक साथ दिखाई दिए। उन आतंकियों की लाशों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैल गई और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान टेरर को कितना खुलकर सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान का ये रूप देखने के बावजूद 9 मई 2025 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को $2 बिलियन से भी ज्यादा का नया लोन दे दिया, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान कर्ज के पैसे का भी इस्तेमाल अपनी तरक्की में नहीं बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। इससे ये साफ होता है कि दुनिया में कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो दुनिया से आतंकवाद खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। आतंकियों की मौत का मातम मनाने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपना दोगलापन दिखाने से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा कि अगर भारत हमले रोक दे तो हम कोई जवाबी हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसके दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। जहां एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खुद को शांति पसंद देश बताने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी सेना LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के कई सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रही थी। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा पूंछ में गोलीबारी की, जिससे 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी थे। इसके अलावा भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार भी इसमें शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका, बल्कि उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की कोशिश की। 7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और गुजरात के 15 शहरों में मौजूद इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिविलियन एरियाज और रिलीजियस प्लेसेस को ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन इंडिया पहले से ही पाकिस्तान के नापाक इरादों से सतर्क था। जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइल भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए, भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क ने उन्हें हवा में ही तिनके की तरह बिखेर के रख दिया।
भारत का ये सिस्टम, जिसमें रूस से खरीदा गया S-400, इजरायली बैरक 8 और स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं, दुश्मन की हर हरकत पर चौकस था। S-400, जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, वो 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर के भीतर उसे हवा में ही तबाह कर सकता है। स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को ध्वस्त कर भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने 8 मई की दोपहर ऐसा जवाब दिया कि लाहौर और सियालकोट से लेकर इस्लामाबाद तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। भारत ने हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को टारगेट किया। इजराइल से लिए गए ये हार्पी ड्रोन एंटी रेडिएशन सीकर से लैस होते हैं, जो दुश्मन के रेडार सिग्नल को पकड़कर खुद ब खुद उस पर हमला कर देते हैं। ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में उड़ सकते हैं और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स GNSS के काम न करने पर भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। भारत ने इसी तकनीक से लाहौर में मौजूद चीन से खरीदे गए पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जवाब था। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय ड्रोन इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किए क्योंकि इससे हमारी सीक्रेट लोकेशंस एक्सपोज हो सकती थी। उनके इस बचकाने तर्क ने पाकिस्तान की कमजोरी को साफ उजागर कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई यही खत्म नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पाकिस्तानी AWACS एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। ये वही सिस्टम होता है जिसे आसमान की आंख कहा जाता है और जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके अलावा भारत ने 8 मई को पाकिस्तान के 2 JF-17 फाइटर जेट्स और एक F-16 फाइटर जेट को भी ढेर कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने 8 से 9 मई की रात करीब 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे, जिनका मकसद भारत की सैन्य और नागरिक इमारतों को निशाना बनाना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान को दांव पर लगाकर सिविल एयरलाइनर्स की आड़ में छिपकर भारत पर हमले कर रहा था। उसने संघर्ष के समय में भी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस को खुला रखा हुआ था। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भी एक बार फिर भारत के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसकी मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नेस्ता नाबूद कर दिया। पाकिस्तान तब भी बाज नहीं आया और उसने 9 और 10 मई के बीच की रात ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस लॉन्च करके भारत की 26 स्ट्रेटेजिक साइट्स को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने इस बार अपनी फतह जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। हालांकि केवल 1-2 जगह पर हुए नुकसान को छोड़कर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन हमलों को भी नाकाम कर दिया। चूंकि पाकिस्तान के सारे वार नाकाम हो रहे थे, इसलिए उसने भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया था। वहां की आर्मी और सरकार पहले ही एक झूठा दावा कर चुकी थी कि पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। 5 Indian aircrafts, including 3 Rafale, 1 Su-30 and 1 MiG-29 have been shot down. जब इसको लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से एक फॉरेन चैनल पर एविडेंसेस मांगे गए तो उन्होंने कहा कि इसके सबूत सोशल मीडिया पर है। एंकर ने तुरंत जवाब दिया, It's not to talk about content all over social media. I'm sorry. I'm asking you very specifically. लेकिन सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी और वहां के मीडिया हाउस सभी ने झूठ का एक समंदर बहा दिया। कभी दावा किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक में भारत की 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को डिसफंक्शनल कर दिया गया है, तो कभी कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत का S-400 सिस्टम मिसाइल से उड़ा दिया है। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी खबरों का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के कुछ मीडिया संस्थानों ने भी फर्जी खबरों का अंबार लगा दिया। ऐसे दावे किए गए जो फैक्चुअली सही नहीं थे। फेक न्यूज की इस बहती नदी में चीन और कुछ वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस ने भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हाथ धोते हुए भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा होता है, जिसमें लोगों को इंटेंशनली गुमराह करके एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ऐसे माहौल में भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेकिंग टीम एक्टिव हो गई, जिसने सोशल और मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे फेक कंटेंट को पहचान कर सच सामने लाने का काम शुरू किया। भारत को साफ समझ आ रहा था कि पाकिस्तान आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने से किस कदर बिलबिलाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर रहा है। इसलिए इस
बार भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के पांव उखड़ गए। भारत ने इसके बदले में पाकिस्तान एयरफोर्स के कई मिलिट्री एयरबेसेस को निशाना बनाया। भारत ने 8 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेस को तबाह करके रख दिया। भारत ने जिन एयरबेस को टारगेट किया उनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद जैसे अहम एयरबेस शामिल थे। ये सभी जगह पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए बेहद अहम थी। कहीं से ड्रोन वॉरफेयर कमांड चलता था तो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम्स और फाइटर जेट्स की तैनाती होती थी। इनमें सबसे ज्यादा अहम रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस था, जो पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड का नर्व सेंटर है, जहां से उनके साब एरियाई एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 एयर टैंकर्स ऑपरेट किए जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के हेडक्वार्टर्स के बेहद करीब मौजूद है और यही डिवीजन पाकिस्तान के करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख करता है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका भोलारी एयरबेस पर हुए हमले में लगा, जहां स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत दर्जनों पाकिस्तानी जवान मारे गए और कई फाइटर जेट्स पूरी तरह तबाह हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने कराची के पास मौजूद मिलिट्री साइट्स को भी टारगेट किया, जिसमें सबसे अहम हमला कराची के मलीर कैंट पर हुआ, जहां पाकिस्तान की एक सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए तबाह किया गया। भारत ने इस जवाबी कार्रवाई के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को निशाना बनाकर पाकिस्तान की एयरफोर्स के करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था। इंडिया ने उन पाकिस्तानी पोस्ट्स और लॉन्च पैड्स को भी निशाना बनाया जहां से भारत की ओर ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे। सिर्फ 3 से 4 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान का पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो चुका था। भारत के काउंटर अटैक्स ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत की पोल खोल कर रख दी थी। ऐसे में जहां माहौल फुल फ्लेज्ड वॉर की ओर बढ़ता नजर आ रहा था, तभी उसी मोड़ पर अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमराते देख पाकिस्तान को भारत से मिली अतीत की हारें याद आने लगी। दोनों देशों के बीच आखिरी जंग आज से करीब 26 साल पहले 1999 में लड़ी गई थी। कारगिल के लिए लड़ी गई ये लड़ाई पाकिस्तान के घुसपैठ के बाद शुरू हुई थी, जिसमें भारत की सेना ने करीब 2 महीने के भीतर पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। उससे पहले 1971 का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को उसके इतिहास की सबसे शर्मनाक हार मिली थी। इस जंग में सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा था और उसे इस जंग की कीमत अपना आधा देश गंवाकर चुकानी पड़ी थी, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत ने 1965 और 1947-48 की लड़ाई में भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और ये सब तब हुआ था जब भारत की इकोनॉमिक हालत कुछ खास नहीं थी। लेकिन आज भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2027-2028 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। उधर पाकिस्तान आज भी IMF और चाइना के कर्ज पर जी रहा है। सैन्य ताकतों में भी भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है, चाहे सैनिकों की संख्या हो या हथियारों की तकनीक। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से कहीं आगे खड़ा है। शायद इन्हीं सच्चाइयों ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया और नतीजा ये हुआ कि 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO को भारत के DGMO से सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई रोक दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने इसे कोई सीज फायर नहीं माना, बल्कि जरूरी समय तक के लिए सैन्य कार्रवाई को केवल स्थगित किया। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान के साथ एक शर्त भी रखी कि अगर भविष्य में पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकी हमला होता है तो इसे सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब युद्ध स्तर पर दिया जाएगा। इसी के साथ दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से सैन्य कार्रवाई के स्थगित होने की घोषणा कर दी। लेकिन भारत के इस फैसले से देश भर में कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब भारत इतनी मजबूत स्थिति में था तो फिर सीज फायर क्यों माना गया। इस सवाल का एक पहलू यह भी था कि क्या इसके बाद पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां रोक देगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार ही आतंकवाद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान की घोषणा से पहले सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर की थी। ट्रंप ने इस तरह दुनिया भर में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की।
इसी को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में ये फैसला लिया है। ट्रंप ने बाद में ये भी कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ये धमकी देकर संघर्ष रोकने के लिए मनाया था कि अगर दोनों देशों ने बात नहीं मानी तो अमेरिका उनके साथ ट्रेड करना बंद कर देगा। हालांकि इस बीच इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से सफाई भी आई कि ये संघर्ष भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत की वजह से रुका है और इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप शामिल नहीं था। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की पहल करने के पीछे एक और बात सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को टारगेट करने के दौरान जब सरगोधा एयरबेस को टारगेट किया था तब से किराना हिल्स को लेकर भी दुनिया भर में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो, सैटेलाइट इमेजेस और मैप्स शेयर होने लगे जिनमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के सरगोधा जिले में मौजूद किराना हिल्स पर भारत की तरफ से हमला किया गया था। किराना हिल्स को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक संवेदनशील एरिया माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ियों के अंदर बनी रीइंफोर्स्ड केव्स में पाकिस्तानी सेना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को छुपा कर रखती है। किराना हिल्स पर हुए हमले के अनुमान से चर्चा भी तेज हो गई कि शायद भारत ने किराना हिल्स को निशाना बनाकर पाकिस्तान को एक साफ संकेत दे दिया था कि भारत के पास पाकिस्तान की हर हरकत की जानकारी है और भारत पाकिस्तान में कहीं भी स्ट्राइक करने की काबिलियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि भारत की इसी आक्रामक जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स के न्यूट्रलाइज होने का डर सताने लगा और वो इस संघर्ष को रोकने के लिए विदेशी ताकतों से मदद की गुहार लगाने लगा। हालांकि बाद में इस बारे में जब एयर मार्शल ए.के. भारती से एक प्रेस ब्रीफ के दौरान पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक मिस्टीरियस अंदाज में कहा, Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. And we've not hit Kirana Hill. सीज फायर के बाद सभी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो कई दिनों से भारत की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स छोड़ रहा था वो हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अपनी जुबान का कभी पक्का नहीं रहा और उसने हर बार झूठ और षड्यंत्र का सहारा लिया है। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना। अपने इतिहास को दोहराते हुए पाकिस्तान ने केवल 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और भारत के दर्जनों शहरों को निशाना बनाने के लिए अपने मिसाइल और ड्रोन्स भारत की तरफ दाग दिए। भारत ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान अगले दिन दोबारा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 11 मई की शाम को डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें वो सारे विजुअल्स दिखाए गए जो इस बात का पुख्ता सबूत थे कि भारत ने 7 मई की रात आतंकियों के जिन लॉन्च पैड्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी वहां कितना भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जिन पाकिस्तानी एयरबेस पर जवाबी हमले किए गए उनकी भी तबाही की तस्वीरें साझा की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नेवी को पूरी तरह रोक कर रखा और उन्हें अपने बंदरगाह से बाहर निकलने तक नहीं दिया था। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमला करने की हिमाकत की तो उन्हें पता है कि हम उनका क्या अंजाम करेंगे। 12 मई को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि जब पाकिस्तान की आर्मी ने बौखलाहट में भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारतीय सेना के जवाबी प्रहार ने पाकिस्तान को महज 3 दिनों में घुटनों पर ला खड़ा किया और खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगाने लगा। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वह क्या रवैया अपनाता है। भारत कभी भी आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेगा जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं और भारत अब कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते हैं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और
खून भी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। प्रधानमंत्री की ये स्पीच और भारतीय सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का ऐलान है कि अब भारत ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ एक नई रेखा खींच दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान उस रेखा को समझता है या नहीं। अगर उसकी सरकार और सेना ने अब भी आतंकवाद को पालना पोसना जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं जब यही आतंकवाद पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा।